हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर 11-12 पर। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ आज पैरा सेशन लेकर के मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2। ठाकुर सर 11-12 जो है आप लोगों के लिए एक प्यारा सा चैनल हमने शुभारंभ करा है, जिसमें हम 11-12 के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, वो भी विदाउट एनी फी। अपने मित्रों से शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम लोग मैट्रिक्स लेक्चर 2 में क्या पढ़ने वाले हैं सर? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। मैट्रिक्स के टाइप, मैट्रिक्स कितने वैरायटी का होता है ये सीखने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा ये रहने वाला है। और मैं बताते चलूं कि हमारा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी, जिस पर 11-12 JEE BSc और CUT के कोर्सेस अवेलेबल हैं। लाइव कोर्सेस, रिकॉर्डेड कोर्सेस, डेमो लेक्चर्स हर एक कोर्स के अवेलेबल है। ऐड कर सकते हैं कभी भी फैकल्टी के साथ। अच्छे डिस्काउंट्स रहते हैं बहुत सारे कोर्सेज में। यूट्यूब पर जो भी क्लासेस होती है सबका फ्री PDF नोट्स आपको यहाँ से उपलब्ध मिलेगा। किसी भी तरह का जानकारी अगर लेना हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9155545177। सर चलिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के दुनिया में चलते हैं। सबसे पहला अपने पास आता है सर, सबसे पहला टाइप है अपना जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर जीरो। जिस मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट जीरो होगा। याद रखना मैट्रिक्स को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं किससे? AIJ से। और इसके ऑर्डर को हम लिखते हैं M/N। जब कभी किसी भी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स के बारे में हम बात कर रहे होंगे तो दिमाग में सेट कर लेना है AIJ M/N का मैट्रिक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। अब यहां पर कहता ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो का मतलब क्या हो गया? ऑल एलिमेंट्स आर जीरो का मतलब कि AIJ का वैल्यू जो होगा वो जीरो होगा। AIJ का वैल्यू जीरो होगा। यहां पर जीरो मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं O से। किससे डिनोट करते हैं सर? O से। जीरो मत बोलियो, O से। हाँ बोलना है जीरो तो मैट्रिक्स वर्ड लगा दियो, यानी जीरो मैट्रिक्स। यानी कि अगर मैं कहूं यहां पर से तो ऐसा प्यारा सा एग्जाम्पल लगा सकते हो आप कि मैट्रिक्स अपने पास में दिया तो है लेकिन इसका सारा एलिमेंट क्या है सर? जीरो है। मैट्रिक्स अपने पास जो दिया हुआ है उसके सारे एलिमेंट्स जीरो है। दैट इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स। कितना सिंपल है। जिस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट जीरो हो, नाम क्या चाहिए? जीरो मैट्रिक्स। अगला अपने पास में है सर रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को बोलते हैं वैसा मैट्रिक्स जिसके पास ओनली वन रो हो, सिर्फ एक ही रो कंटेन करता है। जो मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ एक ही रो कंटेन करता है उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका मतलब एलिमेंट क्या है उससे नहीं फर्क पड़ता है। आपको ये याद रखना है कि नंबर ऑफ रो जो है, नंबर ऑफ रो वो कितना होना चाहिए सर? 1। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो M इज इक्वल टू 1। M इज इक्वल टू 1 क्योंकि आपको पता होता है कि ये M नंबर ऑफ रो N नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एक कहिए या सिंपल साधारण भाषा में कहा जाए हम कह सकते हैं M1 होगा। इसका मतलब रो मैट्रिक्स जब कभी भी आप लिखने जाओगे, जैसे हमने कहा कि रो मैट्रिक्स का नाम A होगा, रो मैट्रिक्स का नाम A अगर होता है इसका मतलब A मैट्रिक्स बराबर कुछ ऐसा दिखाई देगा। AIJ रहेगा यहां 1/N। हमें M का वैल्यू एक फिक्स रखना है, N क्या होगा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कॉलम रो मैट्रिक्स के अंदर में नंबर ऑफ कॉलम एक, नंबर ऑफ रो एक रखना है। नंबर ऑफ रो हमेशा एक होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल में बात करता हूं तो हमने कह दिया सर X और Y है, एक रो है बट कॉलम 2 है। रो एक है कॉलम 2 है, तो 1/2 का मैट्रिक्स आ गया ये।
जैसे हमारे पास में आ गया सर 0 1 7 लिखा हुआ है, तो 1/3 का मैट्रिक्स है। इस प्रकार से आप यहां से गेम खेल सकते हो। समझ रहे हो बात? आइए सर अगले पड़ाव पे आते हैं सर। कॉलम मैट्रिक्स इसको बोलते हैं भाई, सेम रो की तरह डिफिनीशन इसका। मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम। जिस मैट्रिक्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होगा उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसका मतलब सर यहां पर से ये समझिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो कितना होगा? एक। यानी कि आप कह सकते हो एन का वैल्यू जो है वो हमेशा एक होगा। नंबर ऑफ कॉलम एक होने का मतलब एन एक होगा। तो जिस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम एक होंगे या एन बराबर एक होगा, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि अगर हम बात करेंगे इस कॉलम मैट्रिक्स का शकल कैसा दिखाई देगा, तो कॉलम मैट्रिक्स जो भी होगा उसका एन एक रखना है, AIJ एन एक रखना है। एम हम क्या रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एन एक रखना है। नंबर ऑफ कॉलम 1 होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर से, हमारे पास में दिया हुआ है नंबर ऑफ कॉलम एक रखना है। जैसे कि आपने कहा सर 2 और 7 लिखना है, 2 रो 1 कॉलम। हमने कहा यहां पर से 0 -1 और 7 लिख दिया हमने, 3 रो 1 कॉलम। हमें रो से कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना रख रहे हो, लेकिन कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए, तब कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम लोग सर इक्वल मैट्रिसेस पर। कोई भी दो मैट्रिक्स अपने पास दिया हुआ है जिसका नाम, एक का नाम ए है दूसरा का नाम बी है, दोनों को इक्वल हम बोल सकते हैं। या इक्वल कब होगा? जब दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। ए बी मैट्रिक्स जो है, ए और बी दोनों का ऑर्डर क्या हो? सेम हो। दूसरी बात, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने का मतलब क्या हुआ सर? सुनिए, अगर हमारे पास में आ गया सर ए मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है सर AIJ, इसका ऑर्डर दिया अपने पास में m/n, और बी मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है BIJ, इसका ऑर्डर दिया है m/n। तो इस केस में अगर आप देखो तो अगर कह रहा है कि A इक्वल टू बी लिखना है, A इक्वल टू बी लिखने का मतलब ये होता है सर कि AIJ बराबर होगा BIJ के। मतलब इसी को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। मतलब सर A11 का वैल्यू B11 के बराबर, A12 का वैल्यू B12 के बराबर। मतलब जिस पोजीशन में A मैट्रिक्स का एलिमेंट है उसी पोजीशन के B मैट्रिक्स का एलिमेंट इक्वल होगा। इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। जिस पोजीशन में A का एलिमेंट है उसी पोजीशन में B का जो एलिमेंट होगा दोनों आपस में बराबर हो, दैट इज नोन एज इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स या उसी एलिमेंट को बोलते हैं हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है सर? जिस मैट्रिक्स के अंदर में नंबर ऑफ रो बराबर नहीं हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। यानी कि आप कह सकते हो यहां पर से कि नंबर ऑफ रो m नॉट इक्वल टू n, m नॉट इक्वल टू n, नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे कि अगर हम बात करेंगे यहां पर से हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, कुछ इस प्रकार से है 2 7 9 8 3 -5। इसका आपने देखा सर 2 रो है और कॉलम कितना है सर 2 3।
तो 2 रो, कॉलम कितना है 3, 2/3। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं सर, इसका मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और अगर हमने कहा सर यहां पर से कुछ ऐसा है 2 3 4 5 1 -1 0 9 8 7 0 0 1, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है सर 1 2 3 4 रो है, कॉलम है 1 2 3 कॉलम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहां पर से कि भैया ऑर्डर सेम नहीं है, मतलब सॉरी, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये सब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। तो रो और कॉलम बराबर नहीं होने का मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से छोटा हो सकता है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से बड़ा हो सकता है। यानी कि m जो है वो n से छोटा हो सकता है या m n से बड़ा हो सकता है, m n से छोटा हो सकता है या m n से बड़ा हो सकता है। आइए से अपने पास में टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, उसी पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का टाइप बना हुआ है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से क्या हो कम हो, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से क्या हो कम हो। 3 रो है, मान लो 5 कॉलम है तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। अगर रो ज्यादा हो कॉलम से तो वर्टिकल मैट्रिक्स। ऐसा क्यों होता है तो देखिए एग्जाम्पल से समझिएगा। हमने कहा सर 1 2 3 0 -1 5 7 9 8 2। हमने कहा इसका ऑर्डर सर है 1 2, 2 और रो है और कॉलम सर 5 है, तो 2/5। इसमें देख रो कम है कॉलम से, कॉलम अगर बढ़ेगा इधर जाएगा और कॉलम बढ़ गया और आगे चलेगा और कॉलम बढ़ गया और आगे चलेगा। इसका मतलब क्या चीज, जितना कॉलम बढ़ाते जाओगे मैट्रिक्स वैसे फैलते जाएगा, और वैसे फैलने का मतलब ऐसे फैलने का मतलब ये हो गया कि हॉरिजेंटल लाइन की तरह दिखने लगेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ठीक है बंधु। वर्टिकल का क्या सीन है सर, वर्टिकल में क्या होता है सर अपने पास में कि हमने यहां पर से लिख दिया 1 2 3 4 5 6 0 -1 -2 -3। देखो इसमें अपने पास में सर 5 रो है बट कॉलम कितना है 2 है। तो जैसे ही आप इसमें रो ज्यादा करोगे ना तो मैट्रिक्स ऐसे भागेगा, ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल लाइन। तो इसका नाम हो गया सर वर्टिकल, वर्टिकल मैट्रिक्स। दो तरह का मैट्रिक्स होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होता रेक्टेंगुलर। अगर बराबर नहीं है तो m छोटा हो सकता है, n से छोटा हुआ तो हॉरिजॉन्टल, बड़ा हुआ तो वर्टिकल। स्क्वायर मैट्रिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि इसके बिना आपका आगे का पढ़ाई संभव नहीं है। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम हो, नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो सर ए मैट्रिक्स जो होगा, ए मैट्रिक्स सॉरी यहां पर m बराबर में n है, नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम। एकदम महत्वपूर्ण चीज है, ये ऑब्जेक्टिव में भी खूब टाइम्स आता है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब m और n इक्वल। स्क्वायर मैट्रिक्स का जनरलाइज फॉर्म क्या होगा तब सर, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा उस स्क्वायर मैट्रिक्स का जनरलाइज फॉर्म क्या होगा, तो इसका फॉर्मेट होगा ए बराबर में ए आई जे। इसके ऑर्डर हम जनरली लिखते हैं m/n, लेकिन यहां पर क्या है, ये यहां पर क्या है m और n इक्वल है, m/m नहीं n/n बोल सकते हैं, m/m बोल सकते हैं, समझ लो बात। स्क्वायर मैट्रिक्स का जनरलाइज फॉर्म ये है। ये जो मैट्रिक्स अपने पास में है ये वाला ए मैट्रिक्स,
इसको बोलते, पढ़ते कैसे हैं सर, इसको पढ़ते कैसे हैं, पढ़ते कैसे, इसका पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ना कि n बाई एन। इसको पढ़ा कैसे जाता है सर कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ना कि n बाई एन। स्क्वायर वर्ड जोड़ देने का मतलब हुआ अंडरस्टूड, जितना रो उतना ही कॉलम, तो ऑर्डर एन बोल देने का मतलब ये n बाई एन का मैट्रिक्स, ठीक। लेकिन पढ़ना सिर्फ n। जैसे कि अपने पास में एग्जाम्पल में आ गया सर, हमने कहा 2, 3, 4 और 5 लिखा हुआ है, 2 रो है 2 कॉलम है, 2 बाई 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। उसके बाद हमने कहा दिया सर यहां पर से 2, 3, 0, 5, 6, 7, -1, -2 एंड 0, ये 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है। ये सारे क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको कैसे पढ़ेंगे सर, इसको पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। समझ रहे हो बात, हाँ जी। अब मैं यहां पर से ये बोल रहा था कि इसमें 2 छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। कौन सी बातें सर, तो आपने कहा यहां पर से a बराबर होता है सर ए आई जे, इसका ऑर्डर होता है n बाई एन, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें जब कभी भी i और j बराबर हो जाए, i बराबर j हो जाए, तो उस केस में ए आई जे को या ए आई को बोल सकते हो, i और j सेम है, तो हम j की जगह i लिख दिए। तो इस एलिमेंट को कहा जाता है, जब i और j सेम होगा ना, तो समझ लो ए आई जे के बारे में बात कर रहा हूं। जब i और j सेम हो, ऐसे 1 1 हो 2 2 हो, तो ये सभी जो एलिमेंट्स होगा उसको कहा जाता है मेन डायगोनल एलिमेंट्स, मेन डायगोनल एलिमेंट्स, मेन डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं इसको, या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स भी बोलते हैं, मेन या फिर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। लेकिन जिस केस में i और j इक्वल नहीं होता है, जिस केस में i और j इक्वल नहीं होता है, उस केस का क्या, जिस केस में i और j इक्वल नहीं होता है, मतलब A12, A22, A33, सॉरी A12, A21, A31, A32, A23, A32, ये सब जो एलिमेंट्स हैं, इसमें इस सभी एलिमेंट्स को कहा जाता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। इस सब को क्या बोलते हैं हम लोग सर, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। समझ रहे हो बात, यानी कि सर यहां पर जैसे हमने कहा सर 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, एक 2 बाई 2 का मैट्रिक्स हमने कहा ए, जिसका एलिमेंट है 3, 0, 5, 7। तो ये जो एलिमेंट्स होता है, इसमें हम लोग इसको बोलते हैं A11, A22, इसको समझ रहे हो बात। जो एलिमेंट्स होता है इसका नाम क्या होता है सर, A11, A22। इसी एलिमेंट को कहा जाता है मेन डायगोनल एलिमेंट्स, या फिर अभी बोलोगे मेन डायगोनल, या फिर प्रिंसिपल डायगोनल। समझ रहे हो बात, बाकी जो भी है सब नॉन डायगोनल। जैसे कि अगर हमारे पास है मान लो कोई पी मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1, 2, 0, 5, 7, -1, 9, 8, 2। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला A11, A22, A33, A11, A22, A33,
इस सभी एलिमेंट्स को कहा जाता है सर मेन डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं सर? मेन डायगोनल एलिमेंट। इसी पे आता है अपने पास में इसका टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में चर्चा। अभी क्या कहा मैंने? मेन डायगोनल जो होता है वो A11, A22, A33 होता है, बाकी सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर में हम लोग खास खास मैट्रिक्स देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हम लोग के पास में डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं सर, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने पास दिया हो जिसका ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, जिसके डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट है सभी के सभी क्या होना चाहिए सर? जीरो। बाकी डायगोनल में क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने अभी जस्ट कहा कि डायगोनल के केस में आई और जे क्या होता है सर? इक्वल होता है। इसका मतलब यहां से ये कहूं, मैं यहां से ये कहूं कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने का मतलब ए आई नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने का मतलब हो गया, इसमें कह रहा है डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ ये होता है मेन डायगोनल। जब आई और जे इक्वल नहीं होता तो क्या कहलाता है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो ए आई जे का वैल्यू जीरो होगा। जब नॉन डायगोनल की बात कर रहे हो तो आई बराबर जे नहीं है, नहीं है, मतलब वो सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे जिसके आई और जे बराबर नहीं होगा। बाकी क्या है लिखा हुआ उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें फर्क इसी बात से पड़ता है। ठीक, जैसे कि हमारे पास में आता है सर छोटा सा एग्जाम्पल, हमने कह दिया यहां पर से सर देखो x है, जीरो है, जीरो है, y है। देखो यहां पर ये जो दिख रहा है आपको ये वाला मेन डायगोनल, तो इस पर नहीं ध्यान देना है। इसके अलावा जो भी लिखा हुआ सभी जीरो होना चाहिए, मेन डायगोनल पर ध्यान ही नहीं देना है क्या है लिखा हुआ। जैसे कि अपने पास में आ गया सर 3 0 0 0 4 0 0 0 -1। इसका भी ये एलिमेंट्स पर मत ध्यान दो, इसके ऊपर नीचे सब जीरो, मीन्स डायगोनल के ऊपर नीचे जीरो देखना है ऑल जीरो, डायगोनल मैट्रिक्स। सर हमारे पास में अगर ऐसा मैट्रिक्स आ जाए 0 0 0 एंड 0, तो ये भी कहलाएगा अपने पास में डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि भैया ये जीरो हो गया तो नहीं होगा, नहीं, हम ये सिखा रहे हैं इसके ऊपर नीचे जो भी है सब जीरो, इसका मतलब ये भी उस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सब डायगोनल मैट्रिसेस है। स्केलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं सर। यही डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर में ही, मतलब ये सब जो दिख रहा है आपको मैट्रिक्स, इसके अंदर में ही मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना, मेन डायगोनल एलिमेंट्स वो सब क्या होना चाहिए सर? सेम होना चाहिए। मेन डायगोनल एलिमेंट सेम, मतलब ये जो दिख रहा है ना अपने पास में ये इक्वल होना चाहिए। स्केलर की तो मेन डायगोनल की जहां तक बात कर रहे हो, तो मेन डायगोनल किसको बोलते हैं? जब आई और जे क्या हो? इक्वल होता है। आपने कहा डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ये जीरो होगा जब आई और जे इक्वल नहीं होगा, सबसे पहले जरूरी चीज है। और दूसरी बात है कि भैया जो भी होगा सब नंबर सेम होगा जब आई और जे इक्वल होगा, आई और जे इक्वल होगा तो नंबर सेम होंगे। मतलब मैं किसके बारे में बोल दिया सर? डायगोनल एलिमेंट्स में जो भी लिखोगे सेम लिखोगे, के मतलब कांस्टेंट फिक्स होगा, सेम होगा। जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर से, तो हमारे पास में आता है 2 0 0 2, या फिर अगर हम बात करें यहां पर से तो हमारे पास आ गया सर 5 0 0 0 5 0 0 0, या फिर आप कह सकते हो यहां पर से 0 0 0 0। मेन डायगोनल को पकड़ना है, मेन डायगोनल को पकड़ लेना है। पकड़ लिए सर, ये सेम है, हाँ ऊपर नीचे जीरो है, बिल्कुल, तो हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। वही चीज है, ये सेम है, ऊपर नीचे जीरो, इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स का ये स्पेशल कंडीशन है।
डायगोनल मैट्रिक्स का ही ये स्पेशल कंडीशन। डायगोनल मैट्रिक्स में जरूरी नहीं कि इक्वल हो, इसमें इक्वल होने पर हम स्केलर बोलेंगे। समझ लो बंधु। आइए सर, अगला अपने पास यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो काफी काम का महत्वपूर्ण होता है मैट्रिक्स। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स में जो अभी आपने पढ़ा है, उसका मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा वो क्या होना चाहिए सर? सभी के सभी यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी का मतलब एक होना चाहिए। उस केस में इसको बोलेंगे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और डिनोट करेंगे हम लोग किससे? आई से। मतलब सर डायगोनल मैट्रिक्स जो अभी आप लिखते थे ना, इसमें मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना, ये दोनों, इसमें ये तीनों को 1 बना दीजिए। क्या बना देना है? 1। बस काम हो जाएगा। यहां पर हम कह सकते हैं इसका मतलब सर आई बराबर में होगा क्या? 1 0 0 1। बहुत सिंपल। को 1 बना दिए, बाकी सब 0 है। जैसे कि हमने कहा यहां पर से आई इज इक्वल टू में 2 नहीं 2 नहीं 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमने एक और बना दिया सर आई इज मैट्रिक्स, आई मैट्रिक्स, जो कि अपने पास में है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये अपने पास में सर सभी 1 है। ये सब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। सबका ऑर्डर डिफरेंट है, तो कभी कभी बुक्स वगैरह में नाम थोड़ा सा चेंज कर लेता है इसका। ये 2 ऑर्डर का, इसका नाम रख दिया I2। ये 3 ऑर्डर का, इसका नाम रख दिया I3। ये 4 ऑर्डर का, इसका नाम रख दिया I4। सिंपली I लिखा है तब भी चलेगा, जैसा ऑर्डर का जरूरत पड़ेगा वैसा हम लिख लेंगे। मोस्टली 2 और 3 का ही जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए सर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है, वैसा मैट्रिक्स जो लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाए, या दोनों में से कोई एक हो, तो उस केस में कहलाएगा ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब इसका मतलब लोअर ट्रायंगुलर इसका वैरायटी हो गया। हाँ, टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर। वो सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का वो सभी एलिमेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स का वो सभी एलिमेंट 0 होगा जिसका आई जे से बड़ा होता है, नाम ट्रायंगुलर। वो सभी एलिमेंट 0 होगा जिसका आई जे से छोटा होगा, तो लोअर ट्रायंगुलर। मतलब सर अगर हम बात करेंगे यहां पर से, तो देखो A11 A12 A13, उसके बाद A21 A22 A23 A31 A32 और A33 है। देखो यहां पर डायगोनल के ऊपर देखो, सब में आई छोटा है किससे? जे से। आई छोटा है किससे? जे से। ये उल्टा लिख दिया लगता है मुझे, ये उल्टा हो गया है। इसमें आई बड़ा है जे से ना, उल्टा कर दिया भाई साहब। देखो इसमें आई जब छोटा होगा जे से, तो वो सभी एलिमेंट 0, तो नाम लोअर ट्रायंगुलर। आई छोटा है कि जे से कहां पर? डायगोनल के ऊपर में देखो 1 2 1 3 2 3। आपने बाद में जो नंबर पढ़ा वो बड़ा है, मतलब आई बड़ा है। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, यह है सर 2 0 0 0 या -1 0 3 नहीं 0 1 2 3। आपको डायगोनल पकड़ना है, पकड़ लिए सर। लोअर ट्रायंगुलर है तो नीचे ट्रायंगल बना दीजिए, बना दिए, बाकी सब 0। लोअर ट्रायंगुलर नीचे ट्रायंगल बनाओ, बाकी सब 0। तो ऊपर जितना भी एलिमेंट होता है उसमें देखोगे तो आई छोटा होता है जे से। आई छोटा है जे से, जब आई छोटा है जे से, वो सभी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए सर? 0 होना।
जब i j से बड़ा होगा तो उस केस में सभी एलिमेंट 0 होना चाहिए। देखो जैसे कि अगर हम बात करेंगे इसमें तो हमारे पास में देखने को मिलता है क्या, यहाँ पर सर एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं जिसका एलिमेंट है 2 या 3 0 0 1 2 0 -1 0। आपको डायगोनल को पकड़ना है, कर लिए। ऊपर ट्रायंगल बना लीजिए, बना लिए। बाकी जितना भी एलिमेंट है सब क्या चाहिए, 0 है। उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ऊपर ट्रायंगल बना रहा है अपर ट्रायंगुलर, नीचे ट्रायंगल बना रहा है लोअर ट्रायंगुलर। कितना सिंपल है। देखो इससे इतना प्यार से पढ़ा रहे हैं भाई आप लोग, इसका नोट्स बनाइए, आप पढ़िएगा, एकदम आनंद मिलेगा। बहुत जबरदस्त चीज है। अब आते हैं कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस की दुनिया में। कहता है फाइंड एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन, एक अपने पास ये क्वेश्चन ये है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये है। इस दोनों इक्वेशन को यूज कीजिए और एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालिए। दोनों इक्वेशन का यूज करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। देखो बीच में सर इक्वल का साइन है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होगा। इक्वल मैट्रिक्स में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होता है। ये A11 है तो ये B11 है, तो दोनों बराबर होना चाहिए। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस में z का जो मान होगा ना सर वो 9 होना चाहिए। x प्लस में z का जो वैल्यू होगा ना वो 5 होना चाहिए। x प्लस z का वैल्यू 5 होना चाहिए। y प्लस z का वैल्यू कितना होना चाहिए सर, 7 होना चाहिए। हाँ जी सर। इसका मतलब हमें ये समझ में आता है सर यहां पर से कि इसको हम फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड इक्वेशन मान लें और इसको थर्ड इक्वेशन मान लें। ठीक है, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि भाई साहब कि y प्लस जेड जो है ना उसके जगह पर 7 लगा लो। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में इसके जगह पे 7 लगा लो। कहां से सर, थर्ड से। तो इसका मतलब हम यहां पर से सॉल्व करेंगे सर फर्स्ट और थर्ड को। सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड। यहां पर x को x रखने दो जी सर। उसके बाद जो है सर यहां पर y प्लस जेड के जगह पर 9 लगा दिया। 7 y प्लस जेड के जगह पर 7, y प्लस जेड के जगह पर 7, इधर इक्वल टू कितना 9। यहां से कह सकते हो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2। प्यारा सा अपने पास में तैयार हुआ x का वैल्यू 2। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरा का, तो देखो हमें निकाल लेना है भैया इस दोनों को सॉल्व करके। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग किसको, फर्स्ट और सेकंड को। सॉल्व फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करिएगा तो इसमें x प्लस जेड मतलब इस दोनों के जगह पर हम पुट कर सकते हैं 5। तो बचा कौन, y। तो y प्लस में 5 इज इक्वल टू में 9। तो यहां से कह सकते हो y का वैल्यू अपने पास में 4। तो y का वैल्यू भी निकल चुका अपने पास में 4। उसके बाद x और y मिल चुका है, किसी एक में पुट करके z निकाल लो। चलो सेकंड में ही पुट कर देते हैं, जल्दी बन जाएगा अपना मामला। सेकंड इक्वेशन में अगर हम पुट कर देंगे तो यहाँ पर x के जगह पहुंचा देंगे 2, तो 2 अब प्लस में z इज इक्वल टू में 5। इसका मतलब z का वैल्यू यहां से मिल के आ रहा है कितना सर, 3। तो x बाई जेड का वैल्यू बड़े प्यार से आपके सामने मिल चुका है। समझ रहे बंधु, बहुत ही प्यारा चीज है। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे जिसमें कह रहा है कि x प्लस वाई एक्स ये इक्वेशन बराबर ये इक्वेशन, द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल। इक्वल वर्ड का मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है आपस में। इक्वल होने का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल। x प्लस वाई 6 के बराबर, x प्लस में y इज इक्वल टू 6। आप चाहो तो यहां से y का वैल्यू निकाल सकते हो 6 माइनस एक्स करके। और एक्स वाई वाला ये है टर्म, तो ये भी किसके बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के। मतलब ये जो एलिमेंट है वो इसके बराबर होगा। इसका मतलब कह सकते हो x इंटू वाई इज इक्वल टू में 8।
x इंटू वाई इज इक्वल टू में 8। आप चाहो तो y के जगह पुट कर सकते हो 6 माइनस एक्स। इसका मतलब यहां से आ जाएगा अपने पास में 6x और माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। हम इसको उधर ट्रांसफर कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। यहां से कह सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 2x प्लस में 8 बराबर 0। बहुत बढ़िया तो है। अब ये बात हमारे सामने आता है क्या, इस दोनों में से कॉमन ले सकते हैं x, इस दोनों में से x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन लेंगे तो हमारे पास x माइनस 4 मिलेगा, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 मिलेगा। यानी कि इस दोनों में से फिर से x माइनस 4 कॉमन ले सकते हो तो हमारे पास x माइनस 2 बचेगा बराबर 0। यहां से x का दो तरह का वैल्यू आया, x का वैल्यू 4 मिलेगा और x का वैल्यू 2 मिलेगा। जब x का वैल्यू 4 रखोगे तो 6 में से घटाओ 4, x की जगह 4 रखे तो y का वैल्यू 2 मिलेगा। और x का वैल्यू अगर आप रखते हो 2 तो y का वैल्यू 4 मिलेगा। z बाकी है सर, z वाला टर्म ये है। कौन सा टर्म है z वाला? तो 5 प्लस में z इज इक्वल टू में 5, ये है 5 प्लस z इज इक्वल टू 5। यहां से हम कह सकते हैं z इज इक्वल टू में 5 माइनस 5 मीन्स 0। तो फाइनली आपका आंसर क्या आता है? फाइनली आपका आंसर आता है हेंस z x का वैल्यू आता है अपने पास में 2, तो y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 0। या फिर x का वैल्यू अगर आप रखते हो इसमें 4 तो y का वैल्यू में रखना होगा 2, z का वैल्यू 0 है। दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हो। चलिए सर अगला क्वेश्चन अपने पास में फिर से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दिया अपने पास में दो प्यारा सा मतलब मैट्रिक्स इक्वेशन है, ये दिया हुआ, इसमें से ए बी सी डी निकालना है। बहुत बढ़िया। ए माइनस बी के जगह पर -1 लिखो, ए माइनस बी के जगह पर कितना -1, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ये इसके बराबर फर्स्ट के बराबर, और ए बी वाला ये है तो इसी को पकड़ेंगे, ऐसा नहीं कि इसको लिख लेंगे, इसको बाद में देखेंगे। दोनों ए बी वाला है तो ए बी वाला को पकड़ोगे। तो 2a माइनस में b इज इक्वल टू 0। इसका फर्स्ट ले लो, इसका ले लो सेकंड। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं सर सेकंड माइनस फर्स्ट। क्यों किया सर? यहां से b कट जाएगा। 2a में से a घटाओगे तो a बचा, और सेकंड माइनस फर्स्ट किए तो 1 हो गया, क्योंकि 0 में से -1 घटा रहे हो। a का वैल्यू 1 आ चुका है, तो b निकालना कोई भारी बात मेरे ख्याल से नहीं होगा। कैसे मिलेगा सर? तो डाल दो, सेकंड में ही डाल दो। तो सेकंड इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो यहां आ जाएगा a के जगह 1, तो 2 इंटू 1 माइनस b बराबर 0। इसका मतलब यहां से b का वैल्यू हमारे पास आ चुका होगा सर 2। a का वैल्यू मिल चुका है, b का वैल्यू मिल चुका। अब सी डी के दुनिया में जाएंगे तो c और d कहाँ अवेलेबल है सर? इसमें। यहां से लिख सकते हो सर 2a प्लस में c इज इक्वल टू में 5। तो इसका मतलब 2a, तो a के जगह पर 1 प्लस में c इज इक्वल टू 5। तो c का वैल्यू अपने पास में आता है सर 3। c का वैल्यू अपने पास में आता है सर 3। अब चलते हम लोग d के दुनिया में, जो कि यहां पर दिख रहा है आखिरी में हमारे पास में 3c प्लस में d इज इक्वल टू में 13। इसका मतलब यहां से 3 इंटू 3 आप प्लस में d इज इक्वल टू 13। यहां से d का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में, d का वैल्यू 13 में से 6 गया, 13 में से 9 गया, तो 9 4 13। तो भैया प्यारा प्यारा आ गया 1 2 3 4। इतना सुंदर सा आंसर है। इसी प्रकार से बनाते हैं हम लोग प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, 2 मार्क्स में, ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं। आइए सर, कहता है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। कहता है ये अगर a बराबर aij m/n का मैट्रिक्स है, ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या ऑप्शन सही होगा? भैया जी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब कंपलसरी है कि m और n इक्वल ही होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कहानी होता है
कि m और n क्या होगा सर, इक्वल, तो आपको सोचना ही नहीं। m और n इक्वल होने का मतलब ये हो गया मेरे बंधु कि भाई साहब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी ऑप्शन सही है। समझ रहे हो बात? बहुत प्यारा सा ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जिसमें कहता है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 है। जो 3/3 का आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है, लेकिन हर एंट्री से मतलब हर एक एलिमेंट में सिर्फ आप एंट्री करवा सकते हो 0 और 1 का। इसमें थोड़ा सा परमुटेशन का थोड़ा सा खुशबू आ रहा है। हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब हम लोग यहां पर से 3 रो 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स समझे। तो ये कुछ इस प्रकार से आप यहां पर एलिमेंट्स को दिखाओगे। सर 9 एलिमेंट्स होगा। आपको यहां पर यह समझना होगा सर कि किसी भी एलिमेंट में, हर किसी भी एलिमेंट में सिर्फ आप या तो 0 लिखो चाहे 1 लिखो, दोनों में से कोई एक लिखना है, 0 और 1। इसका मतलब आप इतना समझो कि इस प्लेस को हम 2 तरीका से लिख सकते हैं, कभी 0 कभी 1, 2 वे से लिख सकते हैं। इस प्लेस को भी हम कितना वे से लिख सकते हैं सर, 2 वे से। हम्म हम्म इसका मतलब हम कह सकते हैं भाई साहब कि हर एक प्लेस को हम 2 तरीका से लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेस है हमारे पास, तो हर एक प्लेस को आप 2 तरीका से लिख सकते हैं। तो कितना मैट्रिक्स बन सकता है। तो परमुटेशन एक टॉपिक है 11th में, जिसमें सिखाया जाता है कि काम अगर एक ही बॉक्स में हो रहा है या किसी एक ही काम के लिए आप नंबर ऑफ वे टोटल फाइंड कर रहे हैं, तो अलग अलग जितना आया है उस सबका मल्टीप्लिकेशन करोगे, उस सबका मल्टीप्लिकेशन करोगे। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस की अगर बात कर रहा है, ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस की बात अगर कर रहा है, तो समझ जाओ भैया 2 पहला प्लेस के लिए, 2 दूसरा प्लेस के लिए, 2 तीसरा प्लेस के लिए। इस प्रकार से ये काम चलेगा 9 टाइम्स। इसका मतलब 2 का पावर 9 यानी कि 512, यानी कि ऑप्शन नंबर अपने पास में डी हुआ। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के आप 512 मैट्रिक्स लिख सकते हैं। इस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट सीख लिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो शेयर करना ना भूलें, और नए बच्चे जरूरत है सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका सिलेबस मैं सितंबर के एंड होते होते कंप्लीट कर दूंगा। उसका एग्जामिनेशन के लिए हम लोग मॉडल क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक सब प्रैक्टिस करते रहेंगे आगे हम इस प्यारे चैनल पर। अगर आप कहीं भी कोई कोर्स ले रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने पढ़ाई को और अच्छा बना सकते हैं, अपने पढ़ाई में 4 चांद लगा सकते हैं। तो मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।